केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है 9th स्टैंडर्ड का सेकेंड चैप्टर वर्क एंड एनर्जी का पार्ट सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में हमने व्हाट इज वर्क, पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क, जीरो वर्क ये सारा देख लिया है। अब पेज नंबर 20 तक का हिस्सा हमने पूरा कर दिया। 21 के आगे वाला हिस्सा, ट्राई अ प्लास्टिक कप एंड मेक अ होल इन द सेंटर ऑफ इट्स बॉटम। तो क्या करना है, एक प्लास्टिक कप लेंगे और यहां पर सेंटर में एक होल बनाएंगे। टेक अ लॉन्ग थ्रेड, डबल इट एंड पास थ्रू द होल। अब इसी होल से ये हो गया थ्रेड, डबल करना है, टूटना नहीं चाहिए इसलिए। टाई अ थिक इनफ नॉट एट द एंड ऑफ सो दैट नॉट विल नॉट पास थ्रू द होल। यहां पर नॉट यानी कि जिसे हम गांठ मारना कहेंगे, ऐसे गांठ मारेंगे जिसकी वजह से ये थ्रेड नीचे नहीं, बाहर नहीं निकलेगा। टेकिंग केयर ऑफ टू लूज एंड्स आर बिलो द टॉप बॉटम ऑफ द कप, टाई अ नट ईच एंड ऑफ द टू एंड। यहां पर भी एक नट लगाओ जो कि ऐसे हेक्सागोनल शेप में आपको मालूम होगा नट होता है, वो यहां पर एक लगाओ और जहां पर यहां टेबल के नीचे ये यहां से थ्रेड यहां आया। नाउ डू द फॉलोइंग। तो आगे वाला एक्टिविटी करना है, तो देख लो कैसे करेंगे। ओके, एज शोन इन द फिगर ए, पुट द कप ऑन द टेबल। कप को इस टेबल पे रख दो। कीप वन ऑफ द नट्स इन द कप, एक नट कप के अंदर है। लेट द थ्रेड कैरिंग अदर नट हैंग डाउन अलोंग द साइड, टेबल के नीचे दूसरा एंड है। व्हाट हैपन, इस नट के फोर्स से क्या होगा, एक पूरा कप डिस्प्लेस हो जाएगा और ये यहां से नीचे गिरेगा, क्योंकि कप के फोर्स की वजह से। कप पर ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि नीचे एक्ट हो रही है, बराबर। तो कप टेबल से नीचे गिरेगा। अब सेकेंड फिगर, एज शोन इन द फिगर बी, when the cup is sliding along the table, stop it by the putting a ruler in the path। स्टॉप करना है हमें यहां पर रूलर डाल के। तो इस पोजीशन पे क्या होगा, रूलर के फोर्स से कप स्टॉप हो गया। एज शोन इन द फिगर सी, कीप द कप एट द सेंटर ऑफ द टेबल। अब सी फिगर देख लो, बराबर सेंटर में कप रख दो और दोनों तरफ सेम मास के दो नट्स लगाओ। तो अब क्या होगा, वाई क्वेश्चन है हमारे फिगर है, वाई डज द कप गेट पुल। यहां पर नट के ऊपर है फोर्स जो कि नीचे एक्ट हो रही है, तो एक कप आएगा नीचे, तो डिस्प्लेस हो गई। देख लो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो ए हो गया पॉजिटिव वर्क। आ गए समझ में। अब सेकेंड में क्या किया था हमने, रूलर से उसे स्टॉप किया था। रूलर से स्टॉप करना यानी कि क्या, रूलर की फोर्स हो गई इस डायरेक्शन में, रूलर की फोर्स, और जो कि नट की डायरेक्शन वाली फोर्स है ये वाली, वो थी एफ ए। देख लो एफ आर यानी कि रूलर की फोर्स, एफ एन यानी कि नट की फोर्स, दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट रुक गई इसकी, तो ए था निगेटिव वर्क। अब थर्ड वाला देख लो, दोनों तरफ सेम वजन है, तो इस कप की उसकी डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हुई, ना ही ए लेफ्ट की तरफ सरका, नहीं ए राइट की तरफ सरक गया। उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या थी, जीरो। इसके वजह से वर्क भी क्या था, जीरो। तो ए कंडीशन है जीरो वर्क की, जो हमने पिछले वाले पार्ट में पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो वर्क का देखा था, उसके बेस पर एक्टिविटी थी। इन द थ्री एक्शंस अबव, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, तो वो भी बताया दिया। फर्स्ट डायरेक्शन में, फर्स्ट एग्जांपल में
फोर्स और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम थी। सेकेंड वाले किस्से में जो कि नेगेटिव था, फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट थी। और सी वाले फिगर में परपेंडिकुलर था, जो कि वजन दोनों तरफ से सेम है। नीचे क्या है देख लो। Suppose an artificial satellite is moving around the Earth in a circular object orbit, as the gravitational force acting on the satellite along the radius of circle and its displacement are perpendicular to each other. क्या है देख लो, ये हमारी अर्थ है। अब इसके अराउंड क्या हो, ये सैटेलाइट है। ओके, ये हो गई सैटेलाइट। अब ये सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, तो ए हो गई उसकी डायरेक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रही है। तो इन दोनों के बीच जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। अगर 90 डिग्री एंगल होगा तो क्या होगा? वर्क डन 0। इसलिए वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होने के बावजूद ये सैटेलाइट घूमती रहती है, गिरती नहीं अर्थ के ऊपर। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होती तो ये सैटेलाइट अर्थ के सरफेस पे गिरती, स्पेस से। मगर गिरती क्यों नहीं? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स से वर्क 0 हो रहा है। आगे देख लो। द नेशनल फिजिक्स लैब न्यू दिल्ली वाज conceptualized in 1943. It functions under the Council of Scientific and Industrial Research. तो नेशनल फिजिक्स लैब का न्यू दिल्ली में वो 1943 में बनाई गई। यहाँ पर साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च होती है। इट कंडक्ट्स बेसिक रिसर्च इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स एंड हेल्प वेरियस इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूट एंगेज इन डेवलपमेंट वर्क। फिजिक्स के फील्ड में ये काम करती है और इंडस्ट्रीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलपमेंट के लिए जो काम कर रहे हैं उनको मदद करती है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव टू एस्टैब्लिश नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। जो फिजिकल क्वांटिटीज है अलग अलग, उनके एक नेशनल स्टैंडर्ड्स बनाना। आगे दो एग्जांपल्स है, हमें वो सॉल्व करते हैं। देख लो। कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क निकालना है। तो ये दोनों, पहले मैं ये फर्स्ट वाला यहां पर सॉल्व करता हूं, देख लो। उसके बाद सेकेंड करूंगा इसी स्पेस में। कैलकुलेट द वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट मास, मास कितना दिया है? 20 kg। हाइट, हाइट h कितनी है? 10 मीटर। वैल्यू ऑफ g दैट इज ग्रेविटेशनल 9.8 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है? देख लो। वर्क, वर्क के लिए हमें चाहिए F मल्टीप्लाई बाय S, मगर हमें F भी मालूम नहीं है। तो पहले मैं F निकालता हूं। F का फॉर्मूला क्या है? mg। m कितना है? देख लो 20 मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू कितनी दी है? 9.8, 9.8 बराबर। मगर निगेटिव साइन लेना होगा 9.8 को। उसका रीजन भी बताता हूं, देख लो। द नेगेटिव साइन इज टेकन बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स में ऊपर लगाऊंगा मगर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे एक्ट हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए 9.8 को माइनस। इसका आंसर आएगा 196 और माइनस में, क्योंकि माइनस है तो फोर्स कितनी हो गई मेरी? -196। अब वर्क के फॉर्मूला में भरता हूं, देख लो। F की वैल्यू है मेरे पास 196 माइनस में, और S यानी कि डिस्प्लेस हाइट से, कितने हाइट से वो गिर रहा है? देख लो 10 मीटर। तो 10 मीटर से मल्टीप्लाई करना, -1960।
और वर्क का यूनिट होता है जूल, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो यहां पर देख लो निगेटिव साइंस, निगेटिव -1960 जूल। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो निगेटिव साइन अपियर्स बिकॉज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये क्या है देख लो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ क्या है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो निगेटिव वर्क होता है ना, तो सो दैट द वर्क इज निगेटिव। तो ये आपको लिख के ले लो पूरा, जैसे मैंने सॉल्व किया है एग्जांपल, लिख के ले लिया आपने। किसके वजह से आ गया माइनस साइन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वही अब हम सेकेंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। प्रवीण हैज अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। फोर्स कितनी है हमारी 100 न्यूटन एट एन एंगल 60 डिग्री, थीटा लिख लो 60 डिग्री। द ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 400 जूल वर्क। हमारे पास वर्क मिला है 400 जूल। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, अब हमें एस फाइंड आउट करना है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या है हमने देख लिया, अगर एट एन एंगल रहेगा एफ एस कॉस थीटा। वर्क हमें मालूम है 400 जूल, फोर्स देख लो कितनी है 100 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय एस, तो मुझे काउंट करना है, निकालना है ना एस की वैल्यू। कॉस थीटा कितना है मेरा 60, 100 मल्टीप्लाई बाय एस एज इट इज। कॉस 60 की वैल्यू देख लो यहाँ पर क्या दी है 1/2 एज इट इज 400। अब 400 इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2 और 100 का आएगा 50, तो आंसर आ गया 50 मल्टीप्लाई बाय एस। एस एज इट इज रखता हूं, 400 डिवाइडेड बाय 50, 0 को 0 कट, 5 1 5, 5 8 40। एस डिस्प्लेसमेंट कितने मीटर से हो गई 8 मीटर से। तो ये था हमारा सेकेंड एग्जांपल। जैसे ये देख लो यहाँ पर जो थोड़ा अलग लिख के दिया है मैंने, अच्छा लिख के दिया है, ये सॉल्व करने में आसान है, ये आप पूरा लिख के ले लो। और नीचे लिखना है द ऑब्जेक्ट विल डिस्प्लेस थ्रू 8 मीटर। ओके, तो चलो पॉज करके आप लिख के ले लो पूरा, इरेज कर देता हूं मैं। अब नीचे क्या है, अब एनर्जी। तो यहां पर हमारा वर्क का पूरा जो पोर्शन था, टॉपिक था, वो कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड टॉपिक पर जाएंगे हम, एनर्जी। व्हाई डज इट हैपन इफ अ पॉट हैविंग प्लांट इन द डार्क द प्लांट लैंग्विशेस। अगर हम अंधेरे में एक पॉट में प्लांट रख देंगे तो वो लैंग्विशेस यानी कि मर जाएगा। क्यों, क्योंकि उसे सनलाइट नहीं मिल रही, उसे एनर्जी नहीं मिल रही। सेम on increasing the volume of music player or TV beyond a limit, vessel in the house start vibrating। बहुत जोरों से आवाज कर दोगे तो क्या है, वाइब्रेट होना चालू होता है जो वेसल्स। क्यों, क्योंकि वाइब्रेशन म्यूजिक सिस्टम और टीवी के वॉइस के वाइब्रेशन से वो वेसल्स वाइब्रेट होते हैं। वो एनर्जी किसके, जो टीवी के साउंड एनर्जी होती है वो वेसल के तरफ जाती है। कलेक्टिंग सनलाइट ऑन अ पेपर विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस बर्न द पेपर। आप जो लेंस भिंग ले लो और एक छोटा डॉट ले लो कॉन्वेक्स लेंस से पेपर के ऊपर, वो पॉइंट से वो जलने लगता है। क्योंकि जो सनलाइट की हीट एनर्जी है वो कॉन्सेंट्रेट होकर पेपर पे गिरती है और पेपर को ट्रांसफर होने की वजह से वो जलने लगता है। तो आगे दिया है हमें एनर्जी की डेफिनेशन, द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म वर्क। कोई भी काम करने की हमारी क्षमता, इसे बोलेंगे हम एनर्जी। अब एनर्जी के यूनिट्स देख लो, जैसे जो यूनिट्स वर्क के हैं वैसे ही यूनिट्स सेम एनर्जी के, एसआई यूनिट होगा जूल और सीजीएस यूनिट होगा अर्ग, सेम। ओके, यू हैव लर्न दैट एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म। एनर्जी बहुत सारे फॉर्म्स में होती है, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी,
solar energy. In this chapter we are going to study two forms of mechanical energy. मगर इस चैप्टर में हम सिर्फ दो ही प्रकार की मैकेनिकल एनर्जी सीखने वाली, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो आगे देखते हैं। देख लो काइनेटिक एनर्जी। अ फास्ट क्रिकेट बॉल स्ट्राइक्स द स्टंप। जो तेज बॉल है क्रिकेट का बॉल, वो खड़े हुए स्टंप्स को हिट करता है, तो क्या होगा, स्टंप्स उखड़ जाते हैं कभी, नहीं तो टेढ़े हो जाएंगे, बराबर। द स्ट्राइकर हिट्स अ कॉइन ऑन द कैरम बोर्ड, यानी कि स्ट्राइकर से हमने जो ब्लैक कॉइन होगा, नहीं तो व्हाइट कॉइन होगा, नहीं तो क्वीन होगी, उसको स्ट्राइक किया, हिट किया, तो क्या होगा, जो एक जगह पर रेस्ट पे जो कॉइन था, स्ट्राइकर की वजह से वो अपनी डिस्प्लेसमेंट करेगा, वो भी अपनी जगह से मूव होगा ना। वन मार्बल स्ट्राइक अनदर इन द गेम ऑफ मार्बल्स। जो गोटी होती है, एक गोटी जो हमारे हाथ में है और दूसरी गोटी को हमें उड़ाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको उड़ाया तो वो जो जिसे उड़ाया है उस गोटी को क्या होगी, वो भी मोशन में जाएगी, बराबर। तो फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी अंडरस्टैंड दैट व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्राइक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। देख लो स्ट्राइकर क्या था, मूविंग था, उसने क्या किया, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव, स्टेशनरी जो कॉइन था उसे मूव कर दिया, वो बिल में जा गिरेगी वो कॉइन, नहीं तो दूसरी तरफ कहां पे जाएगी। Thus the moving object has some energy. मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या होती है, सर्टेन एनर्जी होती है, पार्ट और ऑल ऑफ विच शेयर विद द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। और ये मूविंग ऑब्जेक्ट क्या करता है, उसका पार्ट यानी कि कुछ हिस्सा, नहीं तो ऑल एनर्जी, पूरी की पूरी एनर्जी उस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को दे देता है और वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव होता है। द एनर्जी, अब यहाँ पर है काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन। द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट हैज बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। यहाँ पर है मोशन जो शब्द है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द एनर्जी विच एन ऑब्जेक्ट has because of its motion is called as kinetic energy। जो कि मोशन की वजह से एनर्जी है उसे कहेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट, तो के इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एफ मल्टीप्लाई बाय एस, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अगले पेज पर देख लो क्या है, अब एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है, सपोज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, मास कितना है हमारा एम, मूव बिकॉज ऑफ अप्लाइड फोर्स एफ, कैपिटल एफ हमारी फोर्स, लेट स्मॉल यू बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, स्मॉल यू, जो कि स्टेशनरी है इसकी वजह से कितनी है, 0। लेट द अप्लाइड फोर्स इज एफ, फोर्स है हमारी, दिस जनरेट्स द एक्सेलरेशन इन द ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर टाइम टी, टाइम है टी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम इक्वल टू v, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है बाद में वो क्या है, v। तो हमें क्या सिखा है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस, एफ एस है तो यहां पर लिख दिया मैंने, वर्क डन इज इक्वल टू। अब न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है देख लो, जो कि हमारे एग्जाम्पल में भी हमने यूज किया, एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ का तो सॉल्व हो गया, अब एस के बारे में देख लो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, मगर हमारी u की वैल्यू है 0, यहां पर देख लो, तो 0 मल्टीप्लाई बाय टी क्या आ गया, 0, 0 प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तो s की वैल्यू आ गई 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। डाल दो, f की जगह हम डालेंगे ma, s की जगह डालेंगे 1/2 ए टी स्क्वायर, सो वर्क इज इक्वल टू ma मल्टीप्लाई बाय 1/2 ए टी स्क्वायर, तो 1 मल्टीप्लाई बाय ma, तो 1/2 एज इट इज लिखा, ma सिर्फ मैंने साइड में ले लिया। देख लो यहाँ पर थोड़ा मैं ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं, ए वाला इक्वेशन यहां पर देख लो, 1/2 आगे लिया तो क्या बचा, ma को बाद में डाल दिया और 80, 1/2 आगे लिया, ma सेकेंड लिख दिया, m एज इट इज लिखता हूं, देख लो 1/2 m। अब a है, a क्या होगा, a स्क्वायर और t स्क्वायर तो पहले से ही था, तो 1/2 m, और दोनों को स्क्वायर है तो एक बार अंदर लिखता हूं,
ब्रैकेट के और इस पूरे का स्क्वायर कर देते हैं 80 ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहां से ये आ गया 1/m ब्रैकेट 80 स्क्वायर। अब अगला हिस्सा देख लो, न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है? v फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 80, मगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी है तो 0, तो v की वैल्यू आ गई 80। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड यानी कि v का स्क्वायर v स्क्वायर, 80 का 80 ब्रैकेट स्क्वायर। अब 80 ब्रैकेट स्क्वायर, यहां पर भी 80 ब्रैकेट स्क्वायर है और 80 का वैल्यू क्या है v स्क्वायर, तो इसी फॉर्मूला में भर दूंगा। देख लो, वर्क डन इज इक्वल टू 1/2m और 80 स्क्वायर की वैल्यू क्या है v स्क्वायर, यहां पर भर दिया v स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2mv स्क्वायर। तो आपको अगर एग्जांपल आएंगे काइनेटिक एनर्जी के ऊपर तो आपको यूज करना है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2mv स्क्वायर। अगला पोर्शन देख लो। अब स्टोन हैविंग मास m 250 ग्राम है हमारा, तो 250 ग्राम है तो यहां पर लिख दिया मैंने मास 250 ग्राम। फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी डज इट हैव, वेलोसिटी कितनी हो गई 2 मीटर पर सेकंड, तो v भी लिख दी। ये मास किस में है देख लो, ग्राम में, तो उसे मुझे केजी में करना होगा कन्वर्ट, तो 250 डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम का केजी में कन्वर्ट होता है। 0 को 0 पर 25 डिवाइडेड बाय 100 0.25, 250 ग्राम यानी कि 0.25 ग्राम केजी। फॉर्मूला लिख दो 1/2m स्क्वायर, 1/2 एज इट इज। m कितना है 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर। अब यहां पर देख लो, मैं सॉल्व करता हूं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.25, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या बचा आगे देख लो 0.25, 0.25 मल्टीप्लाई बाय क्या है 2, 25 2 जा कितना आता है देख लो 50, आगे से 2 डिजिट, पीछे से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट 1 2, यहाँ पर पॉइंट दे दिया, आगे कुछ नहीं यहाँ इसलिए 0, क्या आ गया आंसर 0.50 जूल, वही लिख दिया यहाँ पर 0.5 जूल। तो ये थी हमारी पूरी काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अब अगले पार्ट, थर्ड पार्ट में हम पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट करेंगे। तो ये था हमारा इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट। आशा करता हूं कि ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप बनना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर सारी डिटेल्स पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।